हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। हम बच्चों क्लास 10th का जो एक टॉपिक महत्वपूर्ण रूप से हमारे बोर्ड सिलेबस के अंदर है वो है जल संसाधन। उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। जल संसाधन के बारे में हमने पढ़ा तो इसमें हमने बहुत सारे बहुउद्देशीय परियोजनाओं का अध्ययन किया। पहले हमने तो बहुउद्देशीय परियोजना क्या है उसके बारे में पढ़ा कि किसी भी नदी के ऊपर बांध बनाकर उस नदी जल का एक से ज्यादा उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब जल का प्रयोग किया जाता है उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जिसमें हमने भाखड़ा नागल परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना, दामोदर घाटी बांध परियोजना और इसके अलावा हमने चंबल नदी घाटी परियोजना और इंदिरा गांधी नहर परियोजना उन सब के बारे में पढ़ा। और बाद में हमने देखा कि राजस्थान के अंदर लघु जो बांध परियोजनाएं हैं जैसे सोम, कमला, अंबा परियोजना, पांचना बांध, आबानेरी, इस तरह बहुत सारे जो बांध थे उसके बारे में हमने अध्ययन किया। उसके बाद हमने लिया था जल संरक्षण कि जल संरक्षण क्या है। तो जल संरक्षण के बारे में हमने पढ़ा कि जल का विवेकपूर्ण उपयोग करके उसे खराब होने से या उनको बचा कर रखना ही जल संरक्षण कहलाता है। और फिर हमने जल संरक्षण के बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम बच्चों उसी जल संरक्षण का एक भाग है उसका बारे में हम अध्ययन करेंगे और उसके बारे में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से होंगे वो पढ़ेंगे। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के रूप में स्रोत। अब राजस्थान के अंदर हमारे पूर्वजों से चली आ रही जल संरक्षण की परंपराएं कौन सी हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। यदि राजस्थान के अंदर देखते हैं तो सबसे पहले जल संरक्षण की जो योजना बनी है वो है बावड़ी। आपके देखा होगा हर गांव के अंदर छोटी मोटी बावड़ी होती हैं जहां से लोग आज भी पानी लाते हैं और उनका पीने के लिए तथा अन्य गतिविधियों पशुपालन के लिए करते हैं। अब बावड़ी का पहला पॉइंट देखते हैं। चतुष्कोणीय गोल वर्तुल आकार में निर्मित जल स्रोत जिसके प्रवेश मार्ग तक ईंटें तथा कलात्मक पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। अब यदि पूछा जाए कि बावड़ी कैसी होती है तो बावड़ी का चतुष्कोणीय गोल भी होती है, वर्तुलाकार में भी होती है और उनका प्रवेश मार्ग जहां से हम अंदर जाते हैं वहां पर ईंटों का प्रयोग किया जाता है और कलात्मक रूप से उनका पत्थर का लगाकर उसका प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बावड़ियों के अंदर जब नीचे जाने के लिए सीढ़ियां होती है और उन बावड़ियों के स्तंभ लगे होते हैं जिसके ऊपर कलात्मक स्थल आकृतियां और जीवों की आकृतियां, देवी देवताओं की आकृतियां बनी हुई होती हैं। तो आपने ये देखा भी होगा बावड़ियों के अंदर। इनके आगे आंगननुमा भाग होते हैं। बावड़ियों के आगे वाला भाग कैसा होता है? आंगननुमा, मतलब एकदम समतल होता है जहां पानी इकट्ठा होता है। इन भागों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी होती है और उस मुंह से उन आंगननुमा मतलब नीचे तक पहुंचने के लिए, उसके तले तक पहुंचने के लिए बावड़ी के उसके क्या लगी होती है? सीढ़ियां लगी होती है। क्या होती है? सीढ़ियां। याद रखना उनके गोल मुख से आंगननुमा स्थान तक पहुंचने के लिए क्या लगी होती है? उसके ऊपर सीढ़ियां लगी होती और उन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से बावड़ी के नीचे तक पहुंचा जाता है। बावड़ी की सीढ़ियों पर कलात्मक मेहराब और स्तंभ और झरोखे होते हैं और बावड़ी की जो सीढ़ियां होती है उनके ऊपर क्या लगे होते हैं? स्तंभ लगे होते हैं। कलात्मक क्या होते हैं? स्तंभ लगे होते हैं और उसके ऊपर मेहराब भी होते हैं और उनके ऊपर क्या होते हैं? झरोखे होते हैं। क्या होते हैं? झरोखे। याद रखना बावड़ियों के जो अपन सीढ़ियां होती है उसके ऊपर कलात्मक मेहराब, स्तंभ और झरोखे पाए जाते हैं। याद रखना इन झरोखों पर स्थानीय जल देवता की मूर्तियां होती है और इन झरों के ऊपर किसकी मूर्तियां होती है? जल देवता। जो वहां के स्थानीय जल देवता होते हैं उनकी उस स्तंभ पर, उनके झरों के ऊपर मूर्तियां बनाई जाती हैं और इसके अलावा और विभिन्न प्रकार की कलात्मक आकृतियां हैं वो भी इनके ऊपर देखने को मिलती है, जिसके कारण ये जो बावड़ी होती है बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। और वर्तमान में इस तरह के जो कलात्मक कार्य है वो आसानी से नहीं किया जा सकता। ऐसे कलात्मक कार्य से प्राचीन बावड़ियों के अंदर देखने को मिलता है। राजस्थान में बावड़ियों का निर्माण व उपयोग व्यक्तिगत अथवा सामाजिक होता है और राजस्थान में कुछ लोगों ने इसने व्यक्तिगत रूप से बावड़ियों का निर्माण किया और किसने सामाजिक रूप से बावड़ियों का निर्माण किया। आपको पता ही है जल
हमारे देश के अंदर जल को एक भगवान के रूप में, आराध्य देव के रूप में पूजते हैं और प्यासे को पानी पिलाना हमारे देश की धार्मिक परंपरा रही। इसीलिए राजा महाराजा, साहूकार, जमींदार, उन्होंने अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की क्या बनवाई, बावड़ियां बनाई, जिसके कारण लोगों को पीने के लिए क्या मिल सके, जल मिल सके। तो कुछ लोगों ने उसे व्यक्तिगत रूप से बनवाई बावड़ियां और कुछ उन्होंने सामाजिक रूप से उन बावड़ियों का निर्माण करवाया, जिससे लोगों को पीने के लिए क्या मिल सके, पानी मिल सके। बूंदी शहर को बावड़ियों की अधिकता के कारण सदैव सिटी ऑफ स्टेप वेल्स भी कहते हैं और बूंदी शहर के अंदर राजस्थान में सबसे ज्यादा बावड़ियां होने के कारण या अधिक बावड़ियों की संख्या होने के कारण इसे सिटी ऑफ स्टेप वेल्स कहते हैं। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। यदि सवाल आ जाए सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसे कहा जाता है, बूंदी शहर को। किसे कहा जाता है, बूंदी शहर को। आपको पूछे बूंदी शहर को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स क्यों कहा जाता है, तो उसका कारण है कि बूंदी शहर में बावड़ियों की संख्या क्या है, अधिक है, इसलिए बूंदी शहर को सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से जानते हैं। राजस्थान के अंदर यदि देखा जाए तो प्रमुख बावड़ियां कौन कौन सी है। राजस्थान के प्रमुख बावड़ियों में देखते हैं जोधपुर में तापी बावड़ी, याद रखना बच्चों, जोधपुर की कौन सी बावड़ी, तापी बावड़ी। जोधपुर की कौन सी बावड़ी, तापी बावड़ी। दौसा की भंडारेज बावड़ी, दौसा की भंडारेज बावड़ी। और चित्तौड़गढ़ की विनाता बावड़ी, चित्तौड़गढ़ की कौन सी, विनाता बावड़ी। और आबानेरी की चांद बावड़ी प्रमुख है। ये राजस्थान की प्रमुख बावड़ियां। यदि अपन को मानचित्र पूछ ले ये बावड़ियां कहाँ है, तो इस तरह आप मानचित्र के माध्यम से इसमें बता सकते हैं ये प्रमुख बावड़ियां कहाँ है। तो सबसे पहले है जोधपुर की तापी बावड़ी, तो जोधपुर यह है, तो यह लिख दो तापी बावड़ी जोधपुर, तापी बावड़ी जोधपुर। फिर बाद में दौसा की भंडारेज, दौसा की कौन सी, भंडारेज, दौसा या भंडारेज, दौसा। जयपुर के बाद से ढूंढाड़ प्रदेश का क्षेत्र नहीं है। फिर बाद में आपने देखा चित्तौड़गढ़ की विनाता बावड़ी, यहाँ पर क्या है, चित्तौड़गढ़। यहाँ पर कौन सी बावड़ी, विनाता बावड़ी। यहाँ पर कौन सी बावड़ी है, विनाता बावड़ी है, चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये सब जो बावड़ियां हैं जो अपने आकार और स्वरूप के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। याद रखना जोधपुर की कौन सी बावड़ी, तापी बावड़ी। भंडारेज दौसा की और विनाता चित्तौड़गढ़ की। और आबानेरी किसकी है, चांद बावड़ी। आबानेरी की कौन सी, चांद बावड़ी। ये क्या है, वहां की प्रसिद्ध बावड़ियों में से एक है। अब अपन लेते हैं तालाब। आपने देखा होगा हर गांव के अंदर छोटा या बड़ा तालाब होता है, लेकिन कुछ तालाब ऐसे हैं जहां पर कृषि क्रिया के रूप में सिंचाई में भी प्रयोग होता है। उसका आकार झीलों के समान बड़ा होता है। तालाब में वर्षा जल एकत्रित किया जाता है जो पशुधन तथा पेयजल का स्रोत होता है। और तालाब में क्या होता है, वर्षा का जल इकट्ठा किया जाता है। किसका जल, वर्षा का। आपको पता ही है वर्षा, वर्षा का मतलब होता है कि जल की बूंदों के रूप में आसमान से जल का गिरना क्या कहलाती है, वर्षा। या फिर जल की बूंदों के रूप में होने वाला वर्षण, जल की बूंदों के रूप में, बूंदों के रूप में होने वाली वर्षण क्या कहलाता है, वर्षा। जल की बूंदों के रूप में होने वाली वर्षण क्या कहलाता है, वर्षा कहलाती है, जो पशुधन और पेयजल का स्रोत होता है। और तालाबों का जो जल है वो पशु को पालने के लिए, पशु को पिलाने के लिए भी करते हैं और पीने के लिए भी लोग करते हैं। आपने पता ही होगा प्राचीन काल के अंदर जब पानी को पीने के लिए हम कहां से लाते थे, तालाबों से और झीलों से लाते थे, और उनको हम खुद भी पीते थे और पशु को भी पिलाते। लेकिन आजकल जो लोग हैं इन तालाबों को गंदा कर दिया, जिसके कारण वो जल प्रदूषित हो गया है और प्रदूषित हो जाने के वो पीने के लायक नहीं बचा है। लेकिन कुछ ऐसे तालाब हैं जहां पर आज भी उनको शुद्ध रखा गया है और लोग उनको पीने के लिए और पशुपालन के लिए उस जल का क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। तालाबों का निर्माण ढालू बाग के समीप किया जाता है। तालाबों का निर्माण हमेशा कहां पर किया है, ढालू बाग। क्यों, यदि बीच में बनाई गड्ढे वाली जगह पर तालाब, तो आसपास का जो सारा पानी है वो उस तालाब के अंदर आकर क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा, जिससे उस जल का हम कालांतर में मतलब लंबे समय तक बाद में इसका उपयोग कर सकते हैं। इन तालाबों के निर्माण में धार्मिक और सामाजिक भावना जुड़ी होती है। और तालाबों के निर्माण में हमें क्या होती है,
धार्मिक और सामाजिक हो। आपने देखा होगा हर तालाब के पास कोई ना कोई देवी देवता की मूर्ति लगी होती है। क्या लगी होती है? देवी देवता की मूर्ति। और वही कहानी उसके साथ जोड़ दी जाती है, जिसके कारण उसकी सामाजिक सुरक्षा भी मिल जाती है और उसको गंदगी भी नहीं फैलाते हैं। इस कारण इनका संरक्षण और सुरक्षा आसानी से हो जाती है। इस कारण इनका संरक्षण भी हो जाता है और जल की सुरक्षा भी हो जाती है। राजस्थान के महत्वपूर्ण तालाब पाली में हेमाबांस तालाब। याद रखना, राजस्थान के प्रमुख तालाब कौन कौन से हैं? पाली का हेमाबांस तालाब, पाली का हेमाबांस तालाब। तो पाली आपको पता ही यहाँ पर आया हुआ, जोधपुर के पास ही है। या पाली का कौन सा? हेमाबांस तालाब, याद रखना। फिर भीलवाड़ा का बानकिया तालाब, भीलवाड़ा यहाँ पर आया हुआ है। भीलवाड़ा का कौन सा? बानकिया, बानकिया तालाब। फिर सेनापानी तालाब चित्तौड़गढ़ का, सेनापानी तालाब या चित्तौड़ का, सेना पानी तालाब कहाँ का है? चित्तौड़गढ़ का। और गढ़ीसर, सॉरी, सेनापानी जो तालाब है वो भी भीलवाड़ा का ही है। सेनापानी जो तालाब है वो भी किसका है? भीलवाड़ा का ही है, सेनापानी तालाब। और फिर चित्तौड़गढ़ का गढ़ीसर, चित्तौड़गढ़ का कौन सा है? गढ़ीसर तालाब, गढ़ीसर तालाब। और जैसलमेर का गजरूप सागर, गजरूप सागर कहाँ का तालाब है? जैसलमेर। तो याद रखना, ये है राजस्थान के महत्वपूर्ण तालाब। याद रखना, राजस्थान के महत्वपूर्ण तालाब पाली का हेमाबांस तालाब जो मैंने याद रखा दिया है। और फिर भीलवाड़ा का बानकिया और सेनापानी, तो भीलवाड़ा का बानकिया और सेनापानी तालाब। चित्तौड़ का गढ़ीसर तालाब, चित्तौड़ का गढ़ीसर तालाब। और गजरूप सागर का जैसलमेर में है, तो गजरूप सागर जैसलमेर के ये महत्वपूर्ण तालाब है। ये है राजस्थान के जल स्रोत के परंपरागत स्रोत, जिसमें हमने बावड़ी और तालाब के बारे में पढ़ा। और अब हम और बिंदु को लेते हैं कि राजस्थान में ऐसे कौन से हैं स्रोत जिसमें हम परंपरागत रूप से जल का संरक्षण कर सकते हैं। जिले, यदि राजस्थान के अंदर यदि झीलों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध कोई जिला है तो है उदयपुर। याद रखना बच्चों, राजस्थान के अंदर यदि झीलों की नगरी से नाम से जो प्रसिद्ध जिला है वो उदयपुर है, क्योंकि राजस्थान के उदयपुर के अंदर बहुत अधिक मात्रा में या बहुत सारी जो जिले हैं वो बनाई गई है। राजस्थान में जिलों का निर्माण स्थानीय शासकों, साहूकारों और बंजारों के द्वारा किया गया। राजस्थान में यदि देखा जाए तो जिलों का जो निर्माण है वो किसने किया था? तो स्थानीय शासकों ने, राजा महाराजाओं ने, साहूकारों ने और बंजारों ने। आपको पता ही है ऐसे बहुत सारे बंजारे हुए जिन्होंने अपने बैलों की याद के अंदर भी अपने बांधों का निर्माण करवा दिया था। ये पेयजल के साथ साथ सिंचाई के साधन के रूप में भी प्रचलित है। और ये झीलें हैं, उनसे लोगों को पीने के लिए पानी भी मिलता है और साथ से साथ उन जल का वो कृषि कार्यों में, सिंचाई में उपयोग में लाते हैं। किसमें लाते हैं? सिंचाई में। याद रखना, सिंचाई क्या है यदि आपसे पूछ लिया जाए, काफी बार आपका सवाल आता है और आपके कृषि चैप्टर में टॉपिक भी है। तो सिंचाई की परिभाषा पूछते हैं तो सीधी सी बात रखना है, वर्षा ऋतु के अतिरिक्त, वर्षा ऋतु के अतिरिक्त पौधों को कृत्रिम रूप से पानी पिलाने की प्रक्रिया को, वर्षा ऋतु की अतिरिक्त पौधे को कृत्रिम रूप से पानी पिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिंचाई। तो आपको मालूम हो गया सिंचाई की परिभाषा क्या है। तो वर्षा ऋतु के अतिरिक्त पौधे को कृत्रिम रूप से पानी पिलाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिंचाई कहलाती है। क्या कहलाती है? सिंचाई। अब अगला बिंदु देखते हैं, इन झीलों से नहरें निकालकर समीप के बागों में सिंचाई का कार्य
किया जाता है। और इन झीलों से क्या निकाली गई है? नहरें, और नहरें निकालने के बाद इसमें सिंचाई का कार्य किया जाता है। और सिंचाई की परिभाषा मैंने आपको बता दी है। फिर अपन देखते हैं अगला बिंदु, ये झीलें यहाँ के आर्थिक तथा सामाजिक विकास में सहायक रही है। और ये झीलें जिस जिले के अंदर या जिस क्षेत्र में पाई जाती है उसका आर्थिक विकास और सामाजिक विकास उच्च पाया जाता है। अब पहले आर्थिक क्रिया क्या है? आर्थिक क्रिया, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो आर्थिक क्रिया ऐसी क्रिया जिसे करने से व्यक्ति को आय की प्राप्ति होती है। ऐसी क्रिया जिसे करने से व्यक्ति को किसकी प्राप्ति होती है? आय की प्राप्ति होती है। और आप 10th क्लास के अनुसार आप 3 प्रकार की आर्थिक क्रिया पढ़ोगे, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया। और सामाजिक विकास, देखो यदि किसी क्षेत्र में जिले होती है तो उस क्षेत्र की कृषि विकास बढ़ता है। कृषि विकास बढ़ने के कारण अन्य रोजगार का विकास बढ़ता है। और रोजगार के विकास बढ़ने के साथ साथ कृषि से संबंधित जितने भी जो उद्योग होते हैं वो भी उस क्षेत्र में स्थापित होते हैं। इसके अलावा जब उद्योग स्थापित होंगे तो वहां पर विद्युत का प्रसार बढ़ेगा, परिवहन का प्रसार बढ़ेगा और यहाँ तक कि बहुत सारी सुविधाओं का क्या हो जाएगा? विकास हो जाएगा। जिसके कारण आर्थिक और सामाजिक दोनों विकास वहां पर देखने को मिलेंगे। वही अकाल तथा सूखे के समय जीवनदायिनी हो। और यदि किसी समय अकाल पड़ जाए, किसी साल अकाल पड़ जाए तो उस जल को वो पीने के लिए और सिंचाई के लिए में उपयोग करने से वो उन फसलों के लिए और उन लोगों के लिए वो जीवनदायिनी के रूप में कार्य करती है। अब आपको सामने आ जाए अकाल क्या है? अकाल क्या है? तो अचानक घटित होने वाली घटना जिसमें अन्न, जल व चारे की कमी हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अकाल। क्या कहते हैं? अकाल। याद रखना अकाल क्या है? तो अचानक घटित होने वाली घटना जिसमें अन्न, जल व चारे की क्या हो जाती है? कमी, उसी को हम अकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकाल। राजस्थान में प्रमुख जिले अजमेर की अन्नासागर झील, राजा अर्णोराज ने इसका निर्माण कराया था। किसने कराया था? अर्णोराज ने या अन्ना जी ने इसका निर्माण कराया था। उदयपुर की पिचोला झील, उदयपुर की पिचोला झील इसमें यदि निर्माणकर्ता के रूप में लेके जाए तो यह उदय सिंह के समय हुई थी। किस समय हुई थी? राजा उदय सिंह के समय। फतेहसागर झील, देखो फतेहसागर झील का जो निर्माण तो उदय सिंह ने करवाया था, लेकिन इसका जो पूर्ण उद्धार है, जब अकाल अधिक बाढ़ आ जाने के कारण जब ये बांध टूट गया था तो उसका पुनः निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था। इस कारण से इस झील का नाम फतेहसागर झील हो गया। चूरू में ताल छापर झील, जालौर की बांकली बांध झील और टोक का टोरटी बांध और पाली का सरदार समंद और बूंदी की नौलखा झील राजस्थान के प्रसिद्ध 9 चौकियों प्रसिद्ध झील है। और अब राजसमंद की 9 चौकी झील का दूसरा नाम यदि देखते हैं तो उसका दूसरा नाम है राजसमंद झील। राजसमंद झील। राजसमंद झील के ऊपर 9 चौकी बनी गई है संगमरमर की पत्थर की, और उन संगमरमर की पत्थर के ऊपर मेवाड़ राज्य के शिलालेख पाए गए। किसके? मेवाड़ के, जो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। और इस शिलालेख को लिखे थे रणछोड़ दास भट्ट ने लिखे थे। किसने लिखे थे? रणछोड़ दास भट्ट ने संस्कृत भाषा में लिखे थे, जो राज प्रशस्ति के नाम से प्रसिद्ध है। और ये मेवाड़ की जो राज प्रसिद्धि है वो विश्व की सबसे बड़ी राज प्रसिद्धियों में से एक मानी गई है। तो मैं आपको मानचित्र के माध्यम से बताता हूं कि कौन सी झील कहां पर स्थित है, क्योंकि आपके 2 नंबर का मानचित्र कौशल काफी बार राजस्थान से भी पूछा जाता है। इसलिए आपको राजस्थान के अंदर राजस्थान की जो झील कौन से जिले में किस तरह है, इन सब का अध्ययन आपको होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका राजस्थान के प्रमुख जिले अजमेर की अन्नासागर झील, तो यहाँ पर है अजमेर। अजमेर कोष्टक में लिख रहा अन्ना सागर।
फिर बाद में आपके उदयपुर की पिछोला झील, यहाँ पर उदयपुर, पिछोला और फतेह सागर। ऐसे तो उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं, जैसे उदय सागर है, पिछोला है, फतेह सागर है, इस तरह बनी हुई। फिर चूरू की ताल छापर या चूरू ताल छापर। फिर बाद में जालोर की बांकली, आपके यहां पर क्या है, जालोर की बांकली, ठीक है। फिर बाद में आपके टोकी टोरंडी, आपको पता है ये टोक यहां आया हुआ है, टोकी टोरंडी। फिर बाद में पाली का सदा समंद, यह पाली है जोधपुर के पास ही, पाली सरदास समंद। और फिर बाद में आपके बूंदी का नवलखा, कोटा बूंदी 12, यहां पर आपके बूंदी नवलखा, ठीक है। और फिर बाद में राजसमंद, यह आया हुआ उदयपुर के पास ही राजसमंद में राजसमंद झील, जिसने राजा राज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये हुई राजस्थान की प्रमुख झीलें। अब है नाडा। आपको पता ही है, बड़े आकार को तालाब कहते हैं और तालाब के छोटे रूप को क्या कहा जाता है, नाडा। क्या कहा जाता है, नाडा। तो तालाब का छोटा रूप जो प्राय राजस्थान के अधिकांश भागों में पाया है। राजस्थान के प्रत्येक गांव के अंदर छोटा नाड़ा देखने को मिलता है, जिसका वो प्रयोग पीने के लिए और पशु को पिलाने के लिए तथा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए उस जल का प्रयोग करते हैं। नाडा में रेतीली मैदानी भाग में वर्षा जल को एकत्रित किया जाता है और नाडा के अंदर जो रेतीली मिट्टी होती है और इसके अलावा जो वर्षा का जल होता है वो नाडा के अंदर इकट्ठा किया जाता है और फिर उस जल का अन्य क्रियाओं में उपयोग आता है। नाडी का सामान्य रूप से 4 से 5 मीटर गहरी होती है और नाडी होती है उसकी गहराई कितनी होती है, 4-5 मीटर गहरी होती है। नाडा का छोटा आकार तथा कम गहराई तथा वर्षा जल के साथ आने वाली मिट्टी के कारण वर्षा जल अल्पकाल तक इकट्ठा ही रहता है। और नाडा के अंदर एक तो गहराई कम है, रूप छोटा है और वर्षा के अंदर जो मिट्टी उसके अंदर आ जाती है, इसलिए पानी बहुत ही कम होता है और पानी कम होने के कारण वो कम समय के लिए ही चलता है। इन नाडियों की मिट्टी को प्रतिवर्ष निकाला जाता है और नाडियों से की मिट्टी को क्या होता है, प्रतिवर्ष निकाला जाता है। आपको पता ही है, मनरेगा के तहत नाडियों की खुदाई होती है और उन मिट्टियों को क्या करते हैं, निकालते हैं और नाडी को गहरा किया जाता है। यह प्राय पश्चिमी राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या को पशु तथा वन जीवों के पेयजल का मुख्य आधार है और पश्चिमी राजस्थान की जो गांव की जनसंख्या है उनके लिए ये पीने का स्रोत है और अन्य प्रकार के जो पशु पालते हैं उनके लिए भी स्रोत माना गया है। जनसंख्या आपका एक टॉपिक भी है। जनसंख्या क्या है, तो किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या। क्या कहलाती है, जनसंख्या। तो इस तरह बच्चों आपने इस वीडियो के अंदर राजस्थान के परंपरागत जल स्रोत के जो साधन थे या स्रोत थे, जैसे हमने तालाब, नाडा, बावड़ी और झीलें के बारे में पढ़ा, उसी तरह और भी बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। थैंक यू।